Hello dear students, here the question is a pulse of light of duration 100 nanosecond is absorbed completely by a small object initially at rest. Power of the pulse is 30 milliwatt and speed of light is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Then the final momentum of the object is. We know that energy of massless particle is calculated by the formula P into C, where P is momentum and C is speed of light or speed of electromagnetic wave. Therefore, P will be equal to E divided by C. Now we know that the value of power is calculated by the formula work divided by time. Now work done will be stored in the form of energy, therefore power will be energy divided by time. Therefore energy will be equal to power multiplied by time. Therefore E will be equal to capital P into T. Now putting this value in equation number 1. Therefore momentum will be equal to P into T divided by C. Now we can put respective values. The value of power is 30 milliwatt, that is 30 into 10 raised to the power minus 3 into the value of time is 100 nanosecond, that is 100 into 10 raised to the power minus 9, divided by the value of speed is 3 into 10 raised to the power 8. So on solving this, it will be 3 into 10, 30. On solving this, we get the value of momentum as 1 into 10 raised to the power minus 17 kg into meter per second. So here correct answer for our question will be option B, that is 1 into 10 raised to the power minus 17 kg into meter per second. Thank you. हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया पार्टिकल ऑफ मास m is moving along the side of a square of side A with a uniform speed u in the xy plane as shown in figure. तो फिगर में दिखाया गया एक पार्टिकल है अपना A से B जा रहा है, देन B to C, C to D एंड D to A, और जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है V है. ठीक है, तो हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द एंगुलर मोमेंटम L अबाउट द ओरिजिन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंगुलर मोमेंटम होता है L किसी भी पॉइंट के अबाउट, वो होता है अपना L इज इक्वल टू मीन्स वेक्टर L इज इक्वल टू m ऑफ r क्रॉस V. मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट अपना किस किस का, डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वो पॉइंट जिसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, किसके साथ, वेलोसिटी के साथ पार्टिकल की. ठीक है, और ये आ जाता है एंगुलर मोमेंटम यहाँ से m, ठीक है, आर वी साइन थीटा मीन साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इनटू एक अपना यूनिट कैप. ठीक है, जो कि यूनिट कैप किस डायरेक्शन में आता है, मीन ये अपना डायरेक्शन बताता है एंगुलर मोमेंटम की, जो होता है अपना आर क्रॉस वी के परपेंडिकुलर. ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन आर क्रॉस वी करें, ठीक है, तो अपना वो सबके लिए क्या आएगा, जैसे इसके लिए कर लेते हैं, इसके लिए अपना आर वेक्टर ये है इस डायरेक्शन में. ओके, तो किसके लिए देख रहे थे, मीन्स ए बी के लिए देखें, तो ए बी के लिए जो अपना आर वेक्टर होगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से, ए वाली. ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, ए आर है, तो ये अपना आर बाई रूट 2 हो जाएगा. तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा अपना, मास m इंटू वेलोसिटी v इंटू आर बाई रूट 2. ठीक है, तो इसके लिए जो वेक्टर होगा वो कुछ कैसा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है. यहाँ से देख लीजिए आप, राइट हैंड थंब रूल लगाइए, तो कहाँ से आएगा, नेगेटिव आएगा किसकी डायरेक्शन में, एक्स वाई के परपेंडिकुलर प्लेन में, मीन्स माइनस ऑफ के कैप. ठीक है, ए बी अपना मीन्स ए अपना करेक्ट है, हमें फॉल्स फाइंड करना है. ठीक है, दूसरे के लिए सी डी के लिए देखें अगर सी टू डी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एम इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसके लिए, आर वाई रूट 2 प्लस ए. ठीक है, आर वाई रूट 2 प्लस ए, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी सी डी के लिए, तो यहाँ पर आर वेक्टर एक क्या आएगी डायरेक्शन, इसके लिए भी प्लस के कैप आएगी. ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना एंगुलर मोमेंटम ऑफ जब वो सी टू डी ट्रेवल कर रहा होगा. लेकिन इसने क्या ले रखा है, आर माइनस रूट 2 माइनस ए, तो ये तो अपना इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ही फाइंड करना था, तो ये अपना एक ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. ठीक है, उसके बाद उसने
पूछा है अबाउट B2C। B2C के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगी सेम मीन्स जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का वो हो जाएगा mv ऑफ r/√2 + a। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपनी, डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, तो इन्होंने नेगेटिव कर रखा है क्या, पॉजिटिव होगी, क्योंकि जिनके बीच में निकालना है ना उन्हें एक एंड पॉइंट से देख लो। फिर मीन्स ये अपना डिस्प्लेसमेंट r वेक्टर है और ये अपना v वेक्टर है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो क्या आएगा प्लस के क्या पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना BC का। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट पार्ट हो गया, मीन्स हमें इनकरेक्ट फाइंड करना था। लास्ट पार्ट देख लेते हैं किसके अबाउट, DA के अबाउट। DA अपना A है। ठीक है, तो DA का अबाउट कैसे फाइंड निकालेंगे, ये अपना कुछ ऐसा हो जाएगा इस तरफ एंड ये अपना ऐसा है, तो ये क्या आ जाएगा निगेटिव। इन लोगों ने पॉजिटिव कर रखा है तो ये भी अपना करेक्ट, मीन्स इसके जो करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे वो अपने B एंड D हो जाएंगे। थैंक यू। Hi, welcome to Doubtnet. We have this question here and question में बोला हुआ है कि एक solid horizontal surface है which is covered by a thin layer of oil, a rectangular block of mass m which is equal to 0.4 kg is rest on this surface. Okay, so question में बोला हुआ है कि एक solid surface है, ठीक है, and इसके चारों तरफ एक thin layer of oil है, okay, and इस surface पे एक block रखा हुआ है mass m kg का, ठीक है, एंड इस पे एक इम्पल्स एक्ट किया, ठीक है, सपोज करो आई इम्पल्स एक्ट किया इसमें, तो ये कुछ v वेलोसिटी से मूव करने लगा, उस वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो अगर v का फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो वेलोसिटी है इम्पल्स लगने के बाद उस ब्लॉक पे इम्पल्स लगा एंड ये v वेलोसिटी से मूव करने लगा, ठीक है। जो v का इक्वेशन है वो दिया हुआ है v0 e⁻t/τ, ओके। सो एंड क्वेश्चन में पूछा है कि ये t टाइम बाद t इज इक्वल टू टाउ टाइम बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, ओके। सो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अगर हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन पता है तो डिस्टेंस ट्रेवल का वैल्यू निकालने के लिए v को लिख देंगे dx/dt इज इक्वल टू v, ओके, एंड dx को dt को इधर ले जाके इंटीग्रेट कर देंगे दोनों से, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx इंटीग्रेशन ये v dt, v का वैल्यू कितना है v0 e⁻t/τ, तो लिख देते हैं v0 e⁻t/τ dt, ओके। इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे 0 से x, ठीक है, यानी कि ये x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, x इज इक्वल टू कैपिटल X पे पहुंच गया, ठीक है, एंड टाइम जो होगा 0 से टाइम का वैल्यू क्या दिया टाउ, यानी कि टाउ टाइम बाद वो इस पोजीशन पे पहुंच चुका है, ओके। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट x इज इक्वल टू ऑन इंटीग्रेशन वी विल गेट हियर v0 e⁻t/τ डिवाइडेड बाई -1/τ, जो लिमिट होगा वो 0 से टाउ तक, ओके। सो यहाँ से मिलेगा v0 टाउ माइनस में एंड जो लिमिट होगा e⁻t/τ, टाउ देंगे अगर लिमिट में इसमें टाउ देंगे t की जगह टाउ देंगे तो वो हो जाएगा e⁻−1, ठीक है। तो ये हो जाएगा e⁻−1 माइनस यहाँ पे t का वैल्यू 0 देंगे तो e⁻0 उसका वैल्यू हो जाएगा 1, ओके। एंड क्वेश्चन में e⁻−1 का वैल्यू दिया हुआ है वो है टेक e⁻−1 इज इक्वल टू 0.37, ओके। तो यहाँ से 0.37 लिख देंगे तो हमारे पास जो x का वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू v0 इंटू टाउ माइनस आगे है, ठीक है, ये है 0.37 माइनस 1, सो ओवरऑल वी विल गेट v0 टाउ इंटू 0.63, ओके। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या चाहिए v0 का वैल्यू चाहिए और टाउ का वैल्यू चाहिए, ठीक है। एंड क्वेश्चन में देखें तो हम लोग को दिया हुआ है टाउ का जो वैल्यू दिया है वो 4 सेकंड दिया है, ओके। तो 4 सेकंड इसमें पुट कर देंगे तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा v0 इंटू 4 सेकंड इंटू 0.63, ओके। अब केवल v0 बच गया, v0 का वैल्यू निकालने के लिए हम पास क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक सपोज करिए ये ब्लॉक है तो इस पे जो इम्पल्स लगा एफ डी टी, इम्पल्स को ऐसे लिखते हैं एफ डी टी, उसका जो वैल्यू है 1 न्यूटन सेकेंड है एंड ये जो पहले रेस्ट पे रखा हुआ था एंड ये v वेलोसिटी से मूव करना चालू कर दिया, ओके। सो इनिशियल वेलोसिटी अगर इसका टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अगर v के जो इक्वेशन में t का वैल्यू 0 रख देंगे तो इस इक्वेशन में t का वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू v0, ओके, यहाँ पे v0 मिल गया। सो जस्ट आफ्टर अप्लाइंग इम्पल्स ये v0 स्पीड से
मूव करना चालू कर दिया था, ठीक है। सो यहाँ से इक्वेशन लिख देंगे हम लोग, एफ डी टी इज इक्वल टू मास इंटू डी वी, ओके। सो एफ डी टी का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू मास का वैल्यू दिया 0.4 इंटू फाइनल वेलोसिटी का जो वैल्यू है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि जस्ट अप्लाइंग इम्पल्स, ये किसने कितने वेलोसिटी से मूव करना चालू किया, वी नॉट। तो ये वी नॉट माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली रेस्ट पे रखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को वी नॉट का जो वैल्यू आएगा, वी नॉट का वैल्यू वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.4, ठीक है। अब ये वी नॉट का वैल्यू हम लोग एक्स वाले वैल्यू में पुट कर देंगे, ओके। सो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, फाइनली हम लोग को एक्स का वैल्यू, वी नॉट का वैल्यू आया था 1 बाई 0.4 इंटू 4 इंटू 0.63, okay. So this will cancel by 10 times and overall we will get x is equal to 6.3 meter, ठीक है। So this is our answer. I hope you got the answer. Thank you. The given question is two point masses m1 and m2 are connected by a spring of natural length L0. The spring is compressed such that the 2 point masses touch each other, and then when they are fastened by a spring, then the system is moved with a velocity v0 along the positive x-axis. When the system reaches the origin, the string breaks at t equals to 0. The position of the point mass m1 is given by x1 equals to v0 t minus a 1 minus cos omega t, where a and omega are constants. Now we have to find the position of the second block as a function of time, and we have to find the relation between a and original length L0. Okay, so what is being said in the question is that we are given a system of two blocks that are connected with a spring. So here is a spring between them, and they are tied with a string. Okay, they are tied with a string like this. They are tied with a string like this. Now these system, let's say this is a system, and this system is moving in the x direction, okay, like positive x direction. After they reach origin, the string gets break, okay, the string gets break, and the position of the particle m1 is given to us at t equal to 0. So at t equal to 0 they are reaching the origin and the string is breaking. So at t equal to 0 we are given the position of particle 1, that is x1 equals to v naught t minus a times 1 minus cos omega t. Now we can find the velocity of the particle 1 by differentiating the above equation, that is v1 we can find as dx1 by dt, which will be equals to v naught minus a into, this will be plus sine, this will be sine omega t into omega. Okay, so v1 we can write as v naught minus a omega sine omega t. Further, initially the system was moving with a velocity v naught with both the masses m1 and m2, and there was no external forces acting on the system in the x direction. And finally we have mass m1 moving with, let's say, velocity v1 and mass m2 moving with velocity v2, so the momentum must remain conserved. So we have the initial momentum, applying the law of conservation of momentum, we have initial momentum as m1 plus m2, both were moving with a velocity v naught, and now this is m1 into v1, so v1 is v naught minus a omega sine omega t plus m2 into the object second one is moving with the velocity v2. Further, let's solve for v2. We will have m2 v2 is equals to m1 v naught plus m2 v naught minus m1 v naught, and this will be plus m1 into a omega sine omega t. So from here we can cancel out the terms m1 and v naught,
and m2 we can take in the denominator, so we will have v2 is equals to v naught plus m1 by m2 into a omega sine omega t. Okay, so this is the expression for velocity of particle 2. Now we have to find the position of particle 2, so we can integrate this equation to get the position of particle 2 with respect to time. So integrating above equation, we can get v2 dt with respect to time. We can integrate from 0 to t. This will be, so if we integrate v naught, this will become v naught into t simply, and this will be from 0 to t m1 by m2. This is a omega sine omega t dt. So here we can write v2 as dx2 by dt, such that dt and dt will be cancelled, so it will be remaining with 0 to x2 with dx2 only, and this will be v naught t plus, here integration will be m1 by m2 into a into omega into, the integration of sine is minus cos omega t divided by omega from 0 to t. So from here omega will get cancelled, and we will be left with, in LHS we will have x2 equals to v naught t plus, this will be m1 by m2 into a on integrated minus cos omega t from 0 to t, we will get 1 minus cos omega t. So this is the required equation for the position of particle 2. Next we have, in the next part we have to find the relation between A and L naught, where L naught is the natural length of the spring. So here we have, okay, so for part B, when will we say the spring can come to its original natural length? When the compression or the here in this case the stretching of the spring becomes zero, such that spring will not apply any force, or we can say the acceleration applied on both the blocks must be zero. So to for the acceleration of both the blocks to become zero, we have the expression for acceleration of block 1 has, see, this is the velocity, so we can differentiate this to get the acceleration. So a1 will be equals to, here in this case a1 will be equal to dv1 by dt. On this we will get minus a omega square cos omega t, and also we can get from here the acceleration of particle 2 will be dv2 by dt. So from here we can get m1 by m2 multiplied by a omega square cos omega t. So in both the case, for the acceleration to be 0, cos omega t must be equal to 0. For a1 or a2 to be equal to 0, we must have cos omega t as 0. Okay, so for the spring to come in original length, this x2 minus x1 must be equal to L naught. So now putting the value of x2, we will have x2 and x1 will have v naught t plus m1 by m2 times of a into cos omega t, we have to put equal to 0. So this will be this much only, minus, I am taking mod here so that if the natural length must come positive. Next is we have x1, the expression for x1 we have v naught t minus a. Okay, so this will be v naught t minus a, that must be equals to L naught. So from here v naught t will get cancelled, and we are left with, if we take a common, this will be 1 plus m1 by m2 is equals to L naught. So this is the required relation between a and L naught. Thank you.